नगरीय प्रशासन नगर में या नगरीय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को मिलती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इससे संबंधित सभी प्रमुख अनुच्छेद आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZF, इन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम जानेंगे और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों होने वाला है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों अगर हम बात करें नगरीय प्रशासन कहां पर देखने को मिलता है? नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और नगरीय प्रशासन को भी नगरीय क्षेत्रों में त्रिस्तरीय क्षेत्र में बांटा गया है, त्रिस्तरीय व्यवस्था में बांटा गया है, जिसे कहा जाता है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। और इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये तीनों जो निकाय हैं नगरीय क्षेत्रों के, नगरीय प्रशासन के, जो ये तीनों निकाय हैं, ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर निगम कहां पर होगा? जो एक महानगर होगा, जो एक बड़ा शहर होगा, वहां पर नगर निगम होगा। नगर परिषद एक अन्य शहर जो क्या है इस शहर से छोटा होगा, नगर परिषद वहां पर होगा। जबकि नगर पंचायत ऐसे परिवर्तित क्षेत्रों में होगी, ऐसे संक्रमणीय क्षेत्रों में होगी जो एक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? नगर पंचायत होगा। नगर निगम को दोस्तों म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, और नगर परिषद या जिसे नगर पंचायत भी कहा जाता है, इसको म्युनिसिपैलिटी कहा जाता है। तो अब देखो, नगर निगम एक भिन्न शहर में, एक पृथक शहर में होगा, तो इस शहर का इससे कोई लेना देना नहीं है। नगर परिषद भी एक पृथक शहर में होगा और नगर पंचायत भी एक पृथक शहर में होगा। यानी इन तीनों का संबंध इस प्रकार से है, ये तीनों आपस में किसी भी प्रकार से रिलेटिव नहीं है, और ये तीनों आपस में क्या है? स्वतंत्र निकाय है। तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम इस प्रकार से यहाँ पे कार्य करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें संवैधानिक रूप से इसे संवैधानिक प्रावधान में से कब शामिल किया गया, संवैधानिक रूप से मान्यता कब मिली नगरीय प्रशासन को, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे संवैधानिक प्रावधान में शामिल किया गया, संवैधानिक रूप से इसे मान्यता दी गई। और फिर प्रत्येक राज्य की सरकार को ये कहा गया कि उन्हें नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन व्यवस्था, जो ये त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है, इसे शुरू किया जाना चाहिए। जो ये 74वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, इसको आपको समझना होगा। तो 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का क्लोज ए जोड़ा गया। देखो, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जबकि भाग 9 का क्लोज ए में यहाँ पे नगरीय क्षेत्र के नगरीय प्रशासन के बारे में प्रावधान है। उसके बाद इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है, ये महत्वपूर्ण है। तो 12वीं अनुसूची में जो टोटल विषय हैं वो हैं 18 विषय। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 29 विषय दिए गए हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों के लिए 18 विषय दिए गए हैं। ये 18 विषय कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सड़कें और पुल का निर्माण करना, आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं, भूमि और साथ ही साथ आपके नगरीय निर्धनता उन्मूलन, ये सभी जो कार्य होते हैं, ये सभी विषय और इसी प्रकार के टोटल 18 विषय 12वीं अनुसूची में शामिल है। तो प्रश्न बन सकता है कि नगरीय प्रशासन के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो वो है 18 विषय। और साथ साथ इसमें 18 में अनुच्छेद भी जोड़े गए, अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक, ये सभी अनुच्छेद जिसमें नगरीय प्रशासन के बारे में प्रावधान देखने को मिलता है। सर्वप्रथम जो नगर निगम की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास में 1687 में। ये बहुत पहले की बात है, 1687 में। उस समय यहाँ पे ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो चुकी थी। तो 1657 में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब हम यहाँ पे नगरीय प्रशासन संबंधी आर्टिकल, तो पहले एक बार इनको देख लेते हैं और फिर आगे हम इनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 243 का जो क्लोज पी है, इसमें नगर पालिकाओं की या जो नगरीय प्रशासन के जो ये क्षेत्र है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 का जो क्यू है, इसमें नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से इन तीनों निकायों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 के आर में नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। 243 में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना की बात की गई है कि नगर पालिकाओं, नगर निगम में किस प्रकार वार्ड बनाए जाएंगे।
243 के क्लॉज टी में स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। नगरीय प्रशासन में स्थानों को जो आरक्षण देने की बात की गई है वो 243 के टी में कही गई है। 243 यू जिसमें नगर पालिकाओं की अवधि यानी कार्यकाल क्या होगा इसके बारे में बात की गई है। 243 भी में सदस्यता के लिए निर्हरता की बात की गई है। सदस्यता के लिए जो योग्यता होगी, जो निर्हरता होगी, नगर प्रशासन संबंधी जो सदस्य होगा, जो अध्यक्ष बनेगा, उसकी योग्यता क्या होगी, निर्हरता क्या होगी, उसके बारे में 243 के भी में बात की गई है। 243 के डब्ल्यू में बात की गई है नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व। नगर पालिकाओं की शक्ति क्या होंगी और उत्तरदायित्व क्या होंगे इसके बारे में इसमें बात की गई है। 243 एक्स नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत थी, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, उनको भी कर अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है और उसी प्रकार से यहाँ पे नगर पालिकाओं को 243 एक्ट के माध्यम से कर अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है। जब मैं नगर पालिका कह रहा हूं तो नगर पालिका 3 प्रकार की होती है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। और ये जो नगर परिषद है इसी को नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बड़ा शहर में जो होगा उसे नगर निगम कहा जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल, जबकि जो छोटे शहर में होगा उसे म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका या नगर परिषद कहा जाएगा। और छोटे शहर में जो अभी अभी शहर बने हैं वहां पे नगर पंचायत होगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 243 के वाई में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है और 243 के जेड में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई है। तो एक्स से लेकर 243 एक्स से लेकर 243 जेड तक इसमें वित्त संबंधी बात की गई है। 243 जेड ए इसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन किस प्रकार से होगा इसके नियमों की बात की गई है। कौन इसका निर्वाचन कराएगा नगर पालिकाओं का, नगरीय प्रशासन का, इसके बारे में बात की गई है। 243 के जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी जो नगर पालिकाएं हैं ये संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो सकती हैं इसी प्रकार से, और यही उपबंध उसमें भी शामिल होंगे। जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी था और इस पर भी है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये लागू नहीं किया जा सकता है। जिला योजना के लिए समिति 243 जेड जी में बात की गई है। जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति और जेड एफ में बात की गई है विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना, यानी कुछ नगर पालिकाएं जो कि बहुत पहले से ही मौजूद थी, तो फिर ये जो संविधान संशोधन किया गया वो बनी के बनी रहेंगी और फिर जब उनका विघटन हो जाएगा, जब नई नगर पंचायत बनेगी, तो कुल मिला के जब ये संविधान संशोधन हुआ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो जेडएफ में ये बात कही गई है कि जो विद्यमान नगर पालिकाएं हैं उनको वैसी का वैसी ही रहने दिया जाए, उन्हें चलने दिया जाए, यानी उनका विघटन नहीं किया जाए, शुरू से उनका शुरुआत नहीं की जाएगी, बल्कि जहां पे है उनको उसी प्रकार से विद्यमान रहने दिया जाए। अनुच्छेद 243 जेड जी कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में या अन्य मामलों में नगरीय प्रशासन के संबंध में न्यायालय यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सभी आर्टिकल इस प्रकार से हैं। अब हम इन सभी आर्टिकल्स के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं, से पी से लेकर 243 के जेड जी तक। 243 पी है, यहाँ पे परिभाषा के बारे में बताता है और इसमें हमें नगर पालिका यानी जो 3 प्रकार की है, नगर निगम, नगर परिषद यानी नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी, और साथ साथ नगर पंचायत, इसकी परिभाषा हमें इसमें देखने को मिलती है 243 के पी में। 243 का जो क्यू है इसमें नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है, किस प्रकार से नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। तो जो परिवर्ती क्षेत्र होंगे, ऐसा क्षेत्र, परिवर्तित क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है। पहले एक ग्रामीण क्षेत्र था लेकिन अब ये परिवर्तित हो चुका है शहरी क्षेत्र में। तो ये इतना बड़ा शहरी क्षेत्र तो होगा नहीं, छोटा ही शहरी क्षेत्र होगा, तो इसे कहा जाएगा परिवर्ती क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, यानी जो अभी तक ग्रामीण क्षेत्र था लेकिन अब वो शहरी क्षेत्र में बदल चुका है। तो यहाँ के लिए जो नगर पालिका होगी उसे कहा जाएगा नगर पंचायत, और इस नगर पंचायत का जो मुखिया होगा, यहाँ पर जो मुखिया होगा उसे कहा जाएगा चेयरमैन। तो नगर पंचायत का जो मुखिया होता है उसे चेयरमैन कहा जाता है। छोटी शहरी क्षेत्रों के लिए क्या होगा, नगर परिषद, इसी को नगर पालिका भी कहा जाता है। म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद भी इसको पूरा नाम है नगर पालिका परिषद।
तो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए ये होता है, और इसका जो मुखिया होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। आपने अगर आपने कोई नगर पालिका परिषद के चुनाव देखे होंगे तो वहां पर कहा जाता है कि वहां पे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। उसी प्रकार से जो बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं, जो महानगर होते हैं, जैसे बड़े शहरी क्षेत्र बने, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो बड़े बड़े शहरी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, नगर निगम होता है। और नगर निगम जो होगा वहां का अध्यक्ष कौन होगा, महापौर कहलाता है। नगर निगम जो होता है वो, अगर हम किसी छोटे स्टेट की बात करें तो वहां पे लगभग 5, 6 या 7, 8 नगर निगम ही होंगे, क्योंकि वहां पर इतने ही बड़े शहर होते हैं। तो जो बहुत बड़े शहर जहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 5 लाख से ऊपर होती है, ये मैं अनुमान, मतलब ये देखो अलग अलग राज्यों का अलग अलग मेथड हो सकता है, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नगर निगम कितनी जनसंख्या पर बनता है, या नगर परिषद कितनी जनसंख्या पर बनता है, नगर पंचायत कितनी जनसंख्या पर बनेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। इस पर संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि लगभग 5 लाख से ऊपर के जो शहर होते हैं, जहां पर 5 लाख से अधिक की संख्या होती है, वहां पर नगर निगम बनाया जाता है। जहां पर 1.5 या 2 लाख की ऊपर संख्या होती है वहां पे नगर परिषद बनाया जाता है। मैं सामान्यतः एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि आपके स्टेट में किस प्रकार की आंकड़ा है। अगर आपके स्टेट में ये प्रश्न बन सकता है तो आपके स्टेट में किस प्रकार का आंकड़ा है, ये आप इसके बारे में देख सकते हैं, क्योंकि संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है फिक्स संख्या के बारे में। तो ये तो आप नगर पालिकाओं के गठन के बारे में ये आप समझ गए होंगे। तो नगर पंचायत का मुखिया चेयरमैन कहलाता है, नगर परिषद का मुखिया अध्यक्ष कहलाता है, और नगर निगम का मुखिया महापौर कहलाता है। अनुच्छेद 243 के क्लोज आर में यहाँ पे नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में यहाँ पे किस में बताया गया है, 243 के आर में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि किस प्रकार से, देखो नगर पालिकाओं की संरचना होगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसकी जिम्मेदारी होगी राज्य विधानमंडल की। वहां पे किस प्रकार से चुनाव कराने हैं। नगर पालिकाओं के जो सभी सदस्य वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर हम बात करें सदस्य, तो सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और यहाँ पे जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, अध्यक्ष या मुखिया, चाहे हम नगर पंचायत की बात करें, नगर परिषद के अध्यक्ष की बात करें, या नगर निगम के महापौर की बात करें, वो विधानमंडल पे डिपेंड करता है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव कराए या अप्रत्यक्ष। लेकिन अधिकांश जगह पे ये चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, महापौर का भी, अध्यक्ष का भी और चेयरमैन का भी। जिस प्रकार मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है यानी प्रधान, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन वो विधानमंडल पे डिपेंड करता है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव करे या अप्रत्यक्ष चुनाव करे। और जो पंचायत समिति यानी जो ब्लॉक स्तर पर होती है, उसका जो मुखिया होता है, उसका जो ब्लॉक प्रमुख होता है, उसका चुनाव अधिकांशतः अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन उसे भी प्रत्यक्ष कराया जा सकता है, वो विधानमंडल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी वही है, जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद 243 के एस में वार्ड समितियां आदि का गठन की बात की गई है। वार्ड समितियों के गठन और संरचना की बात की गई है 243 के एस में। जो नगर पालिकाएं होंगी, नगर निगम होंगे, उनको वार्डों में बांटा जाएगा। वार्डों के क्या होंगे, सदस्य होंगे, उनमें समितियां गठित की जाएंगी। वो उस क्षेत्र के विकास के बारे में योजना बनाएगी। तो वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना की बात की गई है 243 के एस में। उसकी बात है 243 का टी, ये महत्वपूर्ण है, स्थानों के आरक्षण की ये बात करता है। तो नगरीय प्रशासन में जो आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण, तो अगर हम बात करें एससी और एसटी, तो एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अभी जनसंख्या का अनुपात इसलिए है कि देखो कई जगह क्या होता है, कई जो शहरी निकाय है वहां पे कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे एससी एसटी की जनसंख्या बिल्कुल है ही नहीं, और अगर हमने सब जगह के लिए एक फिक्स आरक्षण कर दिया है, अगर संविधान में बिल्कुल फिक्स होता है कि एससी एसटी के लिए 30% आरक्षण, सपोज माना, एक मानक मान लो यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, कुछ ऐसे शहरी निकाय होंगे, माना कोई ऐसी नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, वहां पर एससी एसटी की संख्या बिल्कुल शून्य है, वहां पे कोई भी एससी एसटी नहीं है। तो फिर अगर 30% आरक्षण देना है तो वो तो खाली रह जाएंगी सीटें। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्थानों का जो आरक्षण होगा 243 के माध्यम से,
वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। यही ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है और यही शहरी निकाय क्षेत्रों में, नगरीय प्रशासन में देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे महिला, तो महिलाओं को ये 1/3 सीटों पर आरक्षण देने की बात की गई थी, 1/3 सीटों पर। और ओबीसी को कितना आरक्षण होगा इसका निर्णय कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल निर्देश देगा। यह राज्य विधानमंडल पर यह बात छोड़ी गई है कि ओबीसी को कितना आरक्षण वो नगरीय प्रशासन में या ग्रामीण प्रशासन में देगा। तो ये तो रहा स्थानों का आरक्षण की बात। उसके बाद है अनुच्छेद 243 का यू, नगर पालिकाओं की अवधि यानी कार्यकाल के बारे में। तो नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। और यहाँ पर भी वही बात रिपीट होती है कि 5 वर्ष से पहले भी इसका विघटन हो सकता है। और विघटन होने की दशा में, जो विघटन होने की तिथि, अगर 5 वर्ष पहले विघटन हो चुका है तो विघटन होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक, 6 महीने की अवधि से पूर्व यहाँ पे चुनाव कराने चाहिए। अगर ये विघटित हो गया है तो 6 माह का समय होता है और 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे 243 का वी, सदस्यता के लिए निर्हरता। तो सदस्य कौन बनेगा, सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या निर्हरता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सदस्यता के लिए निर्हरता यहाँ पे न्यूनतम आयु, सबसे पहले है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को शहरी प्रशासन में सदस्य बनना है, वार्ड मेंबर बनना है, अध्यक्ष बनना है, नगर पालिका का वार्ड मेंबर बनना है, महापौर बनना है, नगर निगम का या नगर पालिका अध्यक्ष बनना है, नगर पंचायत का चेयरमैन बनना है, तो न्यूनतम आयु चाहिए 21 वर्ष। तो कितनी चाहिए न्यूनतम आयु, जो योग्यता है वो है 21 वर्ष। और बाकी जो योग्यता संबंधी विवाद है राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष वो प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद 243 का डब्ल्यू क्या कहता है, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो नगर पालिकाओं को शक्तियां देने की जो जिम्मेदारी है, देने का काम हो किसका है, राज्य विधानमंडल का है। जैसे मैंने आपको बताया कि नगरीय प्रशासन के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। अब वो राज्य विधानमंडल पे डिपेंड करता है कि 18 विषय में से वो कितने विषय नगरीय प्रशासन को सौंपे, नगर पालिका को सौंपे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसका काम है, ये किसको शक्ति प्रदान की गई है, राज्य विधानमंडल को, यानी राज्य सरकार को ये शक्ति प्रदान की गई है। उसके बाद 243 का एक्स, तो एक्स वाई जेड ये तीनों क्या है, वित्त के संबंध में है। तो एक्स यहाँ पे नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को कर यानी टैक्स, कर का मतलब होता है टैक्स, तो टैक्स या शुल्क लगाने की शक्ति या अनुमति दी जा सकती है। तो ये शक्ति भी किसके पास है, राज्य विधानमंडल के पास। नगरीय प्रशासन या आप अगर हम बात करें ग्रामीण प्रशासन यानी स्थानीय प्रशासन के बारे में जो शक्तियां प्रदान की गई है अधिकांश वो राज्य विधानमंडल को दी गई है कि वो उस क्षेत्र के लिए जो करना चाहती है वो राज्य विधानमंडल को शक्तियां दी गई है, ठीक है, उस पर वो निर्भर करता है। तो नगर पालिकाओं को टैक्स और शुल्क लेने की अनुमति दे सकता है राज्य विधानमंडल 243 एक्स के माध्यम से। 243 वाई है यहाँ पे वित्त आयोग, यानी वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल गठित करता है वित्त आयोग। और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है ये वित्त आयोग, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। जो कार्य होते हैं वित्त आयोग के, जैसे करों के वितरण का कार्य या राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए गए अनुदान के बारे में समीक्षा करना, ये सब कार्य होते हैं वित्त आयोग के। 243 का जड क्या कहता है, नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा, यानी राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है 243 जड के माध्यम से कि वो नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा कर सकता है। लेखाओं यानी लेखा जोखा, तो लेखा जोखा की संपरीक्षा की बात की गई है 243 जड में। और नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, उनका निरीक्षण कौन कर सकता है, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार कर सकती है। 243 जड तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है 243 का जड ए, नगर पालिकाओं के निर्वाचन की यहाँ पे बात की है और ये महत्वपूर्ण है। 243 के जड ए में बात की गई है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। तो निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा।
ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग कि नगर पालिकाओं के चुनाव या जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव होते हैं, स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन चुनाव संबंधी तिथि या जो भी विधि है, चुनाव संबंधी विधि, चुनाव कब होंगे, चुनाव की जो संबंधी विधि, जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। तो नियम कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। लेकिन चुनाव कराएगा कौन? तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद यहाँ पे 243 का ZB, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी संघ राज्य क्षेत्रों में भी नगरीय प्रशासन लागू हो सकता है और यही उपबंध वहां पर भी लागू होंगे, जो 243P से लेकर 243ZG तक हैं। 243ZC, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। कुछ जनजातीय क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि कुछ जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके कुछ अपने क्या होते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनके कुछ अपने संस्कृति, अपना समाज और अपने नियम कानून होते हैं। तो इसलिए कुछ कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना इस भाग का, यानी भाग 9 के ए का, भाग 9 के ए का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, ये बात कर रहा है अनुच्छेद 243 का ZC। ZD क्या बोलता है? जिला योजना के लिए समिति। तो जिला योजना के लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी जिला योजना समिति बनाई जाएगी प्रत्येक जिले के लिए, और ये जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होगी। और इस जिला योजना समिति में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए विकास मॉडल तैयार किया जाएगा, और दोनों स्थानीय स्वशासन, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, नगरीय प्रशासन हो या पंचायत, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य इस समिति में शामिल होंगे और ये जिला स्तर पर बनेगी, जिला स्तर पर बनेगी जिला योजना समिति। उसके बाद महानगर योजना के लिए समिति। तो महानगर योजना में प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, और इसका कार्य क्या होगा? संपूर्ण महानगर के लिए विकास का प्रारूप तैयार करना। जिला योजना समिति का कार्य है जिले के लिए विकास का मॉडल तैयार करना, महानगर योजना का जो कार्य है वो है महानगर के लिए विकास का मॉडल तैयार करना। 243 का ZF है विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिन शहरों पे जब ये संविधान लागू हुआ, जो ये 1992 में, जो 1992 का ही क्या है, अधिनियम है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जब लागू हुआ, तो उस समय जो विद्यमान विधि है नगर पालिकाओं, जो कहीं पे अगर नगर पालिकाएं हैं तो उनकी जो विद्यमान विधियां हैं उनको उसी प्रकार से बने रहने देना है, उनको विघटित नहीं करना है, उनको चलने देना है। और अंतिम अनुच्छेद 243 का ZG, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन या जो भी अन्य मामले हैं नगरीय प्रशासन के संबंध में, उन पर न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है स्थानीय स्वशासन 2 लेक्चर में, डिटेल्स में। वो भी पिछले लेक्चर में हमने नगर पंचायत के बारे में बात की थी और आज हमने नगर प्रशासन के बारे में, नगरीय प्रशासन के बारे में डिटेल्स में चर्चा कर दी है। तो अब आपको यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। और आपको लेक्चर कैसे लगा, वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।